आरएसएस चाहती है कि उसका मुख्यालय नागपुर से हटकर दिल्ली आ जाए। और शायद दिल्ली के लोगों को अभी ये नहीं पता कि आरएसएस 45,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा विशाल, अभी तक तो लोगों का ध्यान सेंट्रल विस्टा की तरफ है। लेकिन अभी उनका ध्यान जो है आरएसएस के मुख्यालय की तरफ नहीं है, जिसका पूरा बजट जो है 45,000 करोड़ रुपए का है, जो झंडेवालन में जो मंदिर है, उसके पास बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है, जो किसी भी रूप में पंजीकृत संस्था नहीं है। वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहीं अपने जो है जो हिसाब-किताब है, वो कहीं नहीं देते। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट इंद्र कुमार जी। सर, आज आपसे पूछना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव अगले साल होना ही है, लोकसभा का। 1 साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाती, तो सबसे ज्यादा किसे नुकसान होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? उससे जुड़े संगठनों को नुकसान होगा? क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने कह दिया था कि बजरंग दल को बैन करेंगे। तो उसके बाद जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं एक तरह से, जो सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनमें बड़ी खलबली सी मची हुई है। और जो सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका क्या होगा? आप थोड़ा सा आज ये बताएं, दर्शक जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से ज्यादा अगर चिंता में कोई संगठन है आज के समय में 2024 के चुनावों को लेकर, तो वो जी। आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन 1925 में हुई थी और अब विजयदशमी के दिन 2025 में उसके 100 साल पूरे होंगे। जी। आरएसएस जो है लगातार एक सपना पाली रही थी कि उन्हें दिल्ली को फतेह करना है। पहली बार सरकार बनी, हमने सबने देखा कि जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो आरएसएस को पहली बार सत्ता का स्वाद मिला। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 में 13 दिन के लिए बनी, फिर 13 महीनों के लिए बनी। और एक आरएसएस जो होती है, वो इस तरह के जुमले गढ़ती है, 13 दिन, 13 महीने, 13 साल। तो 13 साल वाला सपना जब पूरा होगा, जब 2024 में बीजेपी की समर्थित और आरएसएस द्वारा पूरी तरह से संचालित बीजेपी की सरकार केंद्र में दोबारा जीती है। जी। जी। अब आरएसएस के इस सपने की अगर पहल देखें, तो वो ये है कि आरएसएस चाहती है कि उसका मुख्यालय नागपुर से हटकर दिल्ली आ जाए। और शायद दिल्ली के लोगों को अभी ये नहीं पता कि आरएसएस 45,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा विशाल, अभी तक तो लोगों का ध्यान सेंट्रल विस्टा की तरफ है। लेकिन अभी उनका ध्यान जो है आरएसएस के मुख्यालय की तरफ नहीं है, जिसका पूरा बजट जो है 45,000 करोड़ रुपए का है, जो झंडेवालन में जो मंदिर है, उसके पास बनाया जा रहा है। मंदिर तकरीबन तैयार है और वो चाहते हैं कि इस ऑफिस को वो उस दिन शुरू करें जब विजयदशमी के दिन 2025 में आरएसएस के 100 साल होंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो स्वयंसेवक हैं और जो आरएसएस के प्रचारक हैं, वो पूरी तन मन धन से एक काम में लगे हुए हैं कि जितना पैसा बटोर सकते हैं बटोर लो। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने देखा कि जो इलेक्शन फंड के लिए जो पैसा लिया जाता है बैंकों जी। के प्रणोट के थ्रू, वो तो बढ़कर जो है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। लेकिन आरएसएस ने जो अकूत धन जुटाया है वो तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का है। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है, जो किसी भी रूप में पंजीकृत संस्था नहीं है। वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहीं अपने जो है जो हिसाब-किताब है, वो कहीं नहीं देते। आप एक बात देखिए कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सारे डिपार्टमेंट जो है नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की तो जांच करते हैं, अदालतों में चले आते हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, सोनिया गांधी को बुलाते हैं, प्रियंका वाड्रा को बुलाते हैं और लोगों को बुलाते हैं और ये बताते हैं, खौफ का माहौल करते हैं कि हम इन्हें बंद करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने 200 करोड़ रुपए के वित्तीय मामले में कोई हेरा-फेरी की है। जबकि उन्हीं के ट्रस्ट थे और उन्होंने उसी ट्रस्ट को, जो पब्लिक ट्रस्ट था, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट था, उसका जी। नाम ही बदला। लेकिन आरएसएस ने जो 2 लाख करोड़ इकट्ठे किए हैं, उसकी जाँच आज तक किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने नहीं की। मैंने जब राम मंदिर बनाने का इन्होंने सपना पाला था, तब जी। 1991 में एक पोस्टर दिल्ली में निकाला था कि विश्व हिंदू परिषद ने जो 91 करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम पर इकट्ठे किए हैं, वो कहाँ गए? बैकुंठ शर्मा प्रेम इनके दिल्ली के अध्यक्ष होते थे। उन्होंने मुझे 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया। उसके बाद जब उसकी जाँच शुरू हुई तो उन्होंने वो नोटिस वापस ले लिया। अब आप समझिए 2,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करके
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तान में 550 जगह अपने आलीशान भवन बनाए हैं, एयर कंडीशनड है। पहले आरएसएस के स्वयंसेवक एक काम के लिए जाने जाते थे कि वो बसों में सफर करते थे, पैदल चलते थे और लोगों को जो है बताने के लिए कि वो क्या खाते हैं, तो अपने झोले में वो चने और गुड़ रखा करते थे। उनके दफ्तरों जी, में भी जाके प्रकोष्ठों में जाओगे तो आप आपको भी वो कहेंगे चना खाओ, गुड़ खाओ। अब आरएसएस का पूरा चाल, चरित्र, चेहरा, हर चीज़ बदल गई है। स्वयंसेवक और प्रचारक जो है गाड़ियों बड़ी-बड़ी महँगी-महँगी गाड़ियाँ लेते हैं, उनके ऊपर लिखते हैं संघ प्रचारक। एक-एक प्रचारक का घर जो है उस पे 6-6 विदेशी गाड़ियाँ खड़ी हैं। किसी का घर दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में है, किसी का ईस्ट ऑफ कैलाश में है, किसी का नोएडा में है, किसी का गुड़गाँव में है और मल्टीप्लेक्स उनके घर हैं। तो ऐसी हालत में आरएसएस के जो प्रचारक हैं, अब वो प्रचारक वो नहीं रहे जो पहले थे। वो जी, सारे जो है सुपर टीवी हो गए हैं। हमने देखा कि जितने भी गवर्नर आज तक बने हैं, जितनी भी संस्थाओं में जो वाइस चांसलर हैं या यूजीसी के अध्यक्ष हैं या और सरकारी विभागों में लोगों की नियुक्ति की गई है, उनकी एकमात्र शर्त ये होती है कि वो आरएसएस का प्रचारक होना चाहिए। तो आरएसएस के प्रचारकों को अब अगर सरकार चली जाए या वो रिटायर हो जाएँ तो उन्हें एक तो मोटी पेंशन मिलती है, सरकारी दर्जा मिलता है और उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किए वो मिलता है। एक तरह से देश में जो है आरएसएस जो है आज के समय में सबसे संपन्न एनजीओ है। आपको याद होगा कि जब 1947 में महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, तो आरएसएस पर रोक लगा दी गई और जब रोक हटाई गई तो उस समय के जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी, आरएसएस से लिखवा कर लिया कि हम अपने सारे के सारे कार्यकर्ताओं का रजिस्टर रखेंगे, हम राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं करेंगे, हम राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे और हम अपने संघ को पंजीकृत करवाएँगे, रजिस्टर्ड करवाएँगे। लेकिन एक भी शर्त को आरएसएस ने 1948 से लेकर आज तक पूरा नहीं किया है। अब क्या है कि जनता में जिस ढंग का आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल है, कर्नाटक में जिस तरह चुनाव हुए और इनका संघ का जो पूरा वर्चस्व था, पूरी कोशिश के बावजूद भी ये पूरी तरह से उसमें कामयाब नहीं हुए। संघ की एक सबसे बड़ी ताकत है कि वो समय-समय पर लोगों के बीच में अफ़वाहें फैलाकर अपनी ताकत को परखता है। कभी वो जी, कहते हैं जी हमने गणेश जी को दूध पिला दिया, कभी हुँ, कहेंगे जी मुँह नचवा गया है, कभी कहेंगे जी चोटी कटवा आ गया है। मोदी जी भी उसी संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। कभी वो कहेंगे जी 8 बजे अंधेरा करके तालियाँ बजाओ, कभी कहेंगे थालियाँ बजाओ, कभी कहेंगे दिए जलाओ। तो ये संघ जो है अपने इस बात को देखता है कि क्या उसने नर्व ऑफ द पीपल, लोगों की जो नब्ज़ है, क्या पकड़ रखी है, नहीं पकड़ रखी। अब संघ जो है हाल ही के दिनों में पिछले 4 साल से पिछले जो 4 साल गए हैं, उसमें संघ को लगता है कि जनता के बीच उसकी नब्ज़ जो है, कहीं न कहीं पकड़ने की ताकत, पहचानने की ताकत खत्म हो गई है। उसके पास अब एक ही पूरा का पूरा एक एजेंडा है, जिसमें वो चाहते हैं कि हम राम मंदिर की बात करेंगे, केदारनाथ की बात करेंगे, हम जो है महाकाल लोक की बात करेंगे, काशी विश्वनाथ में काशी का कॉरिडोर है, उसकी बात करेंगे। इसी तरह हम शंकराचार्य की मूर्ति जो है दक्षिण में लगा देंगे। तो उससे जो है हमें हिंदू कट्टर अंधविश्वासी वोटर का वोट मिलेगा और हम उसपे वैतरणी पार कर देंगे। मोदी जी ने कहा था कि अगर विदेशों में जो काला धन जमा है, अगर हम सारा पैसा ले आते हैं, वो कहते थे 400 लाख करोड़ रुपए है और 400 लाख करोड़ ले आएँगे तो रामदेव कहता था कि हर गाँव को बड़े आराम से 20 लाख रुपए मिल जाएगा। मोदी जी कहते थे हर परिवार को बड़े आराम से जो है 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मिल जाएँगे। लेकिन ऐसा वैसा तो कुछ आया नहीं। अब जो है सपने दिखाने की एक सीमा होती है। मोदी जी हर बार सपने दिखाते थे। अब मोदी जी का एक ही मात्र ध्येय है, एक ही मात्र इनका पूरा का पूरा इस समय ध्यान है एक बात पर, वो ये सिद्ध करें कि मोदी जी विश्व के नेता हैं, विश्व गुरु हैं मोदी जी। और इसलिए जी20 जो होने जा रहा है हिंदुस्तान में, उसको जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मोदी सरकार ने दे रखी है। हर जगह लिख देंगे जी20 और जी20 का लोगों को मतलब भी नहीं पता, लेकिन वो बताते हैं कि मोदी जी आएँगे, तो सारे के सारे दुनिया के देश उनके पास खड़े हो जाएँगे कतार बाँधकर और मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। जबकि इसकी जो सच्चाई है विश्व गुरु होने की, विश्व गुरु कैसे होता है आदमी? या तो आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे नंबर 1 हो, या लोगों को जी, सुविधाएँ सबसे ज़्यादा मिलें, या देश में खुशहाली ज़्यादा हो, या देश जो दुनिया के इंडेक्स है, चाहे वो
हेल्थ का इंडेक्स हो, भुखमरी का इंडेक्स हो, पढ़ाई का इंडेक्स हो, खुश रहने का इंडेक्स हो, उसमें देश आगे बढ़े। तो ऐसी हालत में एक ही ध्येय है मोदी सरकार के जीतने का, जिसको आरएसएस ने अपने पूरे विचार विमर्श के बाद तय किया है कि ये कहा जाए कि मोदी जी विश्व गुरु हैं और पूरे देश में जो है जनता बड़ी धार्मिक हो गई है, खूब सारे मंदिर बन गए हैं, खूब सारी चीजें बन गई हैं और इसलिए मोदी जी को वोट देना आपकी मजबूरी है। आरएसएस के लोग इसी ध्येय में लगे हुए हैं, लेकिन खुद उनकी जो चाल चलन चेहरा जो है, जैसे कि आप जाएंगे, पहले आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते थे या प्रचारक होते थे, बड़े दुबले पतले मिलते थे, धो के कपड़े पहनते थे, अपने बिना प्रेस के चलते थे, कैंची वाली चप्पल पहन लेते थे, एक झोला लटका लेते थे। अब सारे के सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली है, पेट तौंद निकली हुई है, कपड़े जो है बढ़िया से सिल्क के हैं, गाड़ी जो है ड्राइवर चला रहा है। तो ऐसी हालत में जो नए स्वयंसेवक आ रहे हैं, जिनके घर में जो है रोटी नहीं बनती, जिनको नौकरी नहीं मिलती, वो बड़े परेशान हैं कि वो आरएसएस के अपने गुरुओं की बात माने या ना माने। और इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जी ने पिछले 9 साल में आरएसएस के मुख्यालय पर सिर्फ वो 2 ही बार गए हैं और 2 बार जाके जो है, आज भी जो मोहन भागवत हैं, उनकी और उनके जो समझिए उनके पदाधिकारी हैं, उनके मन में एक टीस रहती है कि प्रधानमंत्री आरएसएस को पूरा भाव नहीं देते। भाव न देने की वजह से ये है कि अब आरएसएस के अंदर हताशा है। आरएसएस के स्वयंसेवक अपना जो सर्वेक्षण निकालते हैं, हर महीने सर्वेक्षण निकालते हैं, चुनाव का साल है, तो इस बार का जो उन्होंने सर्वेक्षण निकाला है, उसमें यह है कि आरएसएस का मानना है कि अगर चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी की सरकार को लोकसभा में 150 से 160 तक सीटें मिलेंगी और इसलिए अब वो एक उन्होंने मनगढ़ंत अपना एक फैसला किया है और वो ये कहा है कि कांग्रेस को दक्षिण राज्यों के अलावा उत्तर भारत में एक भी सीट नहीं मिलेगी। यानी इतना बड़ा झूठ जो है वो फैलाने में लगे हैं कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी और मोदी जी जीत जाएंगे। लेकिन अब जो चुनाव होने हैं, उससे सबको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या होना है। अब मेरा ये मानना है कि इन राज्यों के चुनाव में जो कसौटी है वो ये है कि जनता किसको कितने वोट देती है और इसीलिए आरएसएस को लगता है कि उसके दिन जो है कि हम विजयदशमी के दिन 2025 को दिल्ली के झंडेवाला में अपना नए आरएसएस मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसमें हम जो है दिल्ली में अपना राज्य स्थापित करेंगे। मुझे नहीं लगता वो पूरा होगा और इसीलिए आरएसएस परेशान है और जनता जो हैरान है कि ये लोग जो है जो दीवार पर लिखी इबारत है उसे क्यों नहीं पढ़ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के टॉपिक में जो कि पूरा का पूरा आरएसएस जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक संगठन है, उसके एनालाइज किया कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो उसके साथ क्या हो सकता है। जो कार्यकर्ता पहले पैदल चलते थे, बसों में धक्के खाते थे, आज वो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो क्यों जी रहे हैं आप सर ने सब बताया। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।